वेलकम स्टूडेंट्स इन द बॉटनी क्लास। वापस से आज हम नॉस्टॉक का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे इसमें। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो था, फिलामेंट का स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में बता चुके आपको। इस वीडियो में हेट्रोसिस्ट के बारे में जानकारी देंगे और रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, फिलामेंट आप देख रहे हैं नॉस्टॉक का चित्र में, और इसमें आपको म्यूसिलेजिनस शीथ चारों तरफ पाई जाती है। दूसरा वेजिटेटिव सेल्स दिखाई दे रहे हैं, हेट्रोसिस्ट दिख रहा है। और वेजिटेटिव सेल्स आप देख रहे हैं कि डॉटेड से बना रखे हैं, ग्रेन्युलर होते हैं। और जो हेट्रोसिस्ट है वो कलरलेस बना रखा है। कारण क्या है कि हेट्रोसिस्ट जो है वो एक तरीके से जो मटेरियल उसमें पाया जाता है वो होमोजीनस होता है, मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देते हैं, नहीं होते हैं उसके अंदर। ट्रांसपेरेंट होता है और पेल येलो कलर का होता है। जबकि वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो डेंस ग्रेन्यूल्स उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी स्टोरेज मटेरियल है, जो भी आपका स्टार्च है, जो प्रोटीन है, साइनोफाइसिन है, वो सारी चीज़ें वेजिटेटिव सेल्स में स्टोर्ड होती हैं। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं, आप देखिए साइज़ में बड़े हैं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। और टर्मिनल भी प्रेजेंट हो सकता है, टर्मिनली भी प्रेजेंट हो सकता है, और इंटर कैलरी भी हो सकता है। इंटर कैलरी मतलब जब दो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में पाया जाए, देन इट इज़ नोन एज इंटर कैलरी। और बिल्कुल अगर इस सिरे पे पाया जाता, यहाँ पर पाया जाता तो तब उसको हम कहते हैं वो टर्मिनल होता है पोजीशन में अपनी। अब जो इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है उसमें दो पोलर पोर्स होते हैं। आप ये देखिए, जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, सॉरी ये नहीं, ये जो है, ये बिल्कुल जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पर पोर्स हैं, और इनको हम पोलर पोर्स कहते हैं। और काम क्या है इनका कि ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाए रखते हैं वेजिटेटिव सेल से। मतलब इस सेल से भी कनेक्टेड रहना है और इस सेल से भी अगर कनेक्टेड रहना है तो ये पोर्स की आवश्यकता आपको इसमें पड़ती है। और ये पोलर पोर्स दोनों सिरे पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको पोलर पोर्स कहा जाता है। मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है, होमोजीनस है बिल्कुल। कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ट्रांसपेरेंट है मटेरियल, यहाँ पर येलो कलर का है, पेल येलो कलर का है। जबकि अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो वो डेंसली ग्रेन्यूलर हैं, तभी हम इनको डॉटेड बनाते हैं। कई टाइप के जो ग्रेन्यूल्स हैं, कौन से, जैसे साइनोफाइसिन है, पॉलीग्लूकेन है, पॉलीफॉस्फेट हैं, ये सब वेजिटेटिव सेल्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन हेट्रोसिस्ट में ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सूडोवैक्यूल्स जो हैं ये भी एब्सेंट होते हैं हेट्रोसिस्ट के अंदर। जैसा कि आपको बताया है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बोला था आपको कि वेजिटेटिव सेल में सेंट्रोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है, जिनमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं क्रोमोप्लाज्म में। तो कुछ वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो एल्गीज जो हैं, जो फ्लोट करती हैं, जिनको बॉयंसी चाहिए, मतलब तैरने की क्षमता, तो उनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो कि उनको एयर फिल्ड होते हैं, तो वो उनको हेल्प करते हैं फॉर फ्लोटिंग। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो वेजिटेटिव सेल में तो पाया जाता है, लेकिन हेट्रोसिस्ट में एब्सेंट होता है। जो अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट भी या तो एब्सेंट ही होता है हेट्रोसिस्ट में, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो इसलिए कोई भी प्रकार का कार्बन फिक्सेशन ये नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गई इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब अगर हम डिटेल्ड जानकारी आपको देना चाहें तो आप ये देखिए, ये चित्र हेट्रोसिस्ट का ही है। अगर हम हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर का एलएस काट दें तो ये किस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें देखिए वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर भी दिखाई रखा है आपको, और ये इस तरफ में आपको ये हेट्रोसिस्ट वाला सेल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो वेजिटेटिव सेल में देखिए, आप अगर वेजिटेटिव सेल देखते हैं तो एक चीज़ और यहाँ क्लियर है कि ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये प्लेन छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाएगा और ये आपका क्रोमोप्लाज्म कहलाएगा, जिसमें कि ये लेमिलेज की जिसकी बात कर रहे थे हम, कि जो पिगमेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनेली तो पाई नहीं जाती वेजिटेटिव सेल में। तो ऐसे लेमिलीज जो हैं पैरेलली अरेंज्ड होती हैं इन क्रोमोप्लाज्म। इधर में अगर आप ये दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हेट्रोसिस्ट का, तो हेट्रोसिस्ट में एक
एनवलप लेयर पाई जाती है, एक बाहर एक लेयर पाई जाती है, और वो लेयर जो है उसमें 3 आउटर एनवलप है जिसकी कि 3 लेयर पाई जाती है। आउटर एनवलप कहेंगे इसको या एनवलप लेयर कहेंगे, और इस ये 3 भागों में विभाजित है, या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है बोलना चाहिए। आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस लेयर होती है, होमोजिनस लेयर है बीच में एक जो कि पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है, और तीसरी एक लैमिलेटेड लेयर है जो कि ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती है। अभी तीनों लेयर देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए अंदर जो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन पार्ट है दैट इज़ लैमिलेटेड लेयर, ऑरेंज वाला पार्ट इज़ होमोजिनस लेयर जो कि पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है, और बिल्कुल बाहर जो पतली लेयर है दैट इज़ फाइब्रस लेयर। तो ये इस तरीके से 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर या 3 लेयर्ड एनवलप पाया जाता है हेट्रोसिस्ट में। अब जो कंटेंट है अंदर, द कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर्स होमोजिनस, ट्रांसपेरेंट, पेल येलो इन कलर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, क्योंकि किसी भी प्रकार के पिगमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते, तो इसीलिए वो पिगमेंट नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पर कलर जो है वो यहाँ पर इसमें नहीं होता है। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अगर हम आपको चित्र से जानकारी देना चाहें तो आपने देख लिया ये तो हो गया आउटर लेयर, और आउटर लेयर के बाद अंदर आप ये देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इनर पोर्शन में आपको एक ये नोड्यूल दिख रहा होगा, तो जब भी पोलर नोड्यूल इसको कहा जाता है, पोलर नोड्यूल कहा जाता है। और ये आप देख रहे हो एक तरीके से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट के बीच में, जिसको माइक्रो प्लाज्मिडस्मेटा कहा गया है। ये कनेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन जब मेच्योरिटी हो जाती है, जब मेच्योर हो जाता है हेट्रोसिस्ट, जो पोलर चैनल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये जो पोलर चैनल यहाँ कभी पहले था वो पोलर चैनल बंद हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोलर नोड्यूल्स। ये जो पोलर नोड्यूल, ये एक प्लग जैसा आप पिंक कलर का जो देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्लग। जो पोलर नोड्यूल जो है वो उसके द्वारा ये बंद हो जाएगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर एनवलप ऑफ हेट्रोसिस्ट के बीच में पाया जाता है। ये देखिए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर जो मेम्ब्रेन थी उसकी, हेट्रोसिस्ट की लैमिनेटेड लेयर, उसके बीच में ये पाया जाता है। किसी भी प्रकार के गैस वैक्यूल्स, पॉलीहेड्रल बॉडीज़, पॉलीफॉस्फेट्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल सभी कुछ इसमें एब्सेंट है। इवन इसमें पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं। इसी कारण से ये होमोजिनस है, कलरलेस है और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ये मैं क्यों इतना अच्छे से आपको बता रही हूँ, इस तरीके का डायग्राम भी समझा रही हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेट्रोसिस्ट किसे कहा जाता है। तो जब इस तरीके का प्रश्न आएगा, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आते। तो इसलिए पॉइंट्स में आप इनको याद करिए, और इसके ऊपर आता है प्रश्न। फंक्शंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी कि स्ट्रक्चर कैसा है हेट्रोसिस्ट का। अब फंक्शन की बात करें तो क्योंकि उसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो इसलिए कार्बन फिक्सेशन फंक्शन हम वहाँ पर नहीं बता सकते। लेकिन फिर वहाँ क्या फंक्शन है? फंक्शन है एक तो वो साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कि हेट्रोसिस्ट जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको ध्यान हो, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी में मैंने आपको बताया था कि बायो फर्टिलाइजर्स में हेल्प करती है एल्गी। और जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गीज़ हैं मोस्टली वो पैडी फील्ड्स में, राइस जहाँ पर उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, चावल की खेती की जाती है, वहाँ पर इसको डाल दिया जाता है, इन एल्गीज़ को एज बायो फर्टिलाइज़र। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर नॉस्टॉक में क्योंकि हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। यही इसका फंक्शन है हेट्रोसिस्ट का। दूसरा फंक्शन है लोकस फॉर फिलामेंट ब्रेकेज। मतलब ये जो जंक्शन है जहाँ पर हेट्रोसिस्ट एक वेजिटेटिव सेल से जुड़ा हुआ होता है, वो जंक्शन या वो कनेक्शन जो है वो बहुत ही नाजुक होता है या बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर ब्रेकेज आसानी से हो जाता है। तो जब भी कभी फ्रेगमेंटेशन वगैरह होता है तो अधिकतर ऐसे पार्ट से होता है जहाँ पर हेट्रोसिस्ट लगा हुआ होता है। तो एक तरीके से ये 2 फंक्शंस हो गए हेट्रोसिस्ट के। तो हेट्रोसिस्ट के बारे में अगर आता है तो आपको चित्र बनाना है हेट्रोसिस्ट का, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो हमने नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बताया आपको पिछले वीडियो में।
इस वीडियो में आपको हमने हेट्रोसिस्ट के बारे में बताया। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है। साइनोफाइटा की जो मेंबर्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो फिर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है वो हम तरीके देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इसमें कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। कभी भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, मान लीजिए कभी बहुत स्टॉर्म आ गई, बहुत आंधी तूफान टाइप आ रहा है या कोई और डिस्टर्बेंस हो गया, तो कॉलोनी जो है वो ब्रेक कर जाएगी और टूटने से जैसे ही वो अलग होगी, दो हिस्सों में बटेगी, तो वो दोनों हिस्से जो हैं अलग अलग नई कॉलोनी फॉर्म करने में सक्षम होते हैं। तो एक तो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन हो गया। सेकेंड इज हॉर्मोगोनिया। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया किससे कहते हैं? तो हॉर्मोगोनिया क्या है? ट्राइकोम जो है जब वह टूटता है किसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीक लिंकेज है बिटवीन हेट्रोसिस्ट एंड वेजिटेटिव सेल, तो वहाँ से मान लीजिए कोई ट्राइकोम ब्रेक हो गया। जैसे कि सपोज आप देखिए ये ए चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें ये वेजिटेटिव सेल्स हैं और ये एक हेट्रोसिस्ट है। तो ये यहाँ से टूट गया होगा, वो दूसरा पार्ट अलग चला गया, ये पार्ट अलग हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक शॉर्ट सेगमेंट है ऑफ लिविंग सेल्स एंड इट इज़ नोन एज हॉर्मोगोन। ये जो लिविंग सेल है, जैसे मान लीजिए सपोज आप अगर इस चित्र में देखते हैं, ये एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट में हम कहते हैं कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये जो है यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं या ये पोर्शन आप देख रहे हैं या ये पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ये हॉर्मोगोन कहलाएगा। दिस ब्रेक्ड पोर्शन या ये जो शॉर्ट सेगमेंट है ऑफ लिविंग सेल्स इज नोन एज हॉर्मोगोनिया। इसको हम हॉर्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। तो हॉर्मोगोनिया क्या है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ट्राइकोम है उस ट्राइकोम में कहीं पर जब ब्रेक लगता है, ब्रेकेज होता है और फिलामेंट जो है वो शॉर्ट सेगमेंट्स में बढ़ जाता है, तो वो शॉर्ट सेगमेंट जिसमें कि लिविंग सेल्स हैं, उन शॉर्ट सेगमेंट्स को हम हॉर्मोगोन कहते हैं। और हर एक हॉर्मोगोन जो है सक्षम होता है नया ट्राइकोम बनाने के लिए। क्योंकि क्या होगा, जो हॉर्मोगोन होगा वो उस म्यूसिलेजिनस शीट से बाहर आएगा और फिर वो नई कॉलोनी बाय डिवीजन इस्टेब्लिश कर लेगा। ये जो हॉर्मोगोन है इसमें डिवीजन हुए हैं, आप देखो डिवीजन हो रहा है सेल का और ये नई कॉलोनी फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके से ये मतलब फिलामेंट फॉर्म करता है, फिलामेंट फॉर्म करके ये कॉलोनी फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नई कॉलोनी बन जाती है थ्रू हॉर्मोगोन। तीसरा आता है यहाँ पर रेस्टिंग स्पोर और ए काइनेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में नॉस्टॉक बहुत छोटा सा जेनरा दिखता है, लेकिन इसमें ये जो टर्म्स हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉर्मोगोनिया पे प्रश्न आ सकता है, हेट्रोसिस्ट पे प्रश्न आ सकता है और इवन ए काइनेट पे प्रश्न आ सकता है। शॉर्ट नोट आता है, 4-4 नंबर के आते हैं। आपको इसमें चित्र बनाना है, इसके बारे में समझाना है। तो ए काइनेट क्या है? ए काइनेट जो है वो रेस्टिंग स्पोर है। जब कंडीशन जो है ट्राइकोम का जो कंडीशन होती है कि वेजिटेटिव सेल्स उसमें लगे हुए होते हैं, उसमें कुछ बीच बीच में आप देखेंगे कि कुछ सेल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं साइज़ में और थिक वॉल्ड हो जाते हैं। और जो वॉल है वो रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि बाहर से अंदर कुछ आ नहीं सकता है, ऐसी थिक वॉल हो जाती है। और जो सेल्स हैं यहाँ पर वो रिज़र्व मटेरियल, रिज़र्व फूड जो है उनमें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है, भर जाता है। इस प्रकार के जो सेल्स हैं उनको एकाइनेट कहते हैं। ये देखिए, ये जो है इस फिलामेंट में ये एकाइनेट है, ये एक हेट्रोसिस्ट है और ये वेजिटेटिव सेल है, ये एकाइनेट है। तो एकाइनेट जो है थिक वॉल स्ट्रक्चर है जिसमें कि वॉल जो है वो रेजिस्टेंट टू एनी आउटर एनवायरनमेंट है, मतलब कि कोई भी बाहर से कोई भी बाहरी चीज़ उसमें आ नहीं सकती है। और फिल्ड होता है वो रिज़र्व फूड से वो भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ये एकाइनेट कहलाता है। अब एकाइनेट जो है वो एक तरीके से वेल अडेप्टेड होता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। मान लीजिए जैसे पानी कम हो गया, पानी सूख गया, अकाल आ गया कहीं पे, या कोई बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, एल्गी मर जाएगी, एल्गी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एल्गी अपने एकाइनेट्स को छोड़ देगी। क्यों?
क्योंकि वो थिक वॉल स्ट्रक्चर है। तो आप मान सकते हैं कि एल्गी अपना बचाव करती है इस तरीके से, इस माध्यम से कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो वो एकाइनिट्स या रेस्टिंग स्पोर्स बना लेती है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थिति जब आती है, तो ये एकाइनिट जो हैं जर्मिनेट होते हैं और नए फिलामेंट्स को जन्म दे देते हैं, नया फिलामेंट उनके द्वारा बन जाता है। तो आपको यही लिखना है कि ये ऐसे रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो कि थिक वॉल स्ट्रक्चर हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। फूड रिज़र्व इसमें बहुत सारा स्टोर्ड होता है, क्योंकि इसको बहुत टाइम तक पड़े रहना पड़ता है, जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन जाती नहीं है तब तक कि ये पड़ा रहता है, और ये अपना फूड जो है इसमें जो स्टोर्ड होता है उसी से अपना काम चलाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है जर्मिनेट करके नया फिलामेंट दे देता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नॉस्टॉक कम्यून करके एक स्पीशीज़ है जिसमें कि हेट्रोसिस्ट से भी नया फिलामेंट बनता है। ये देखिए आप चित्र, ये हेट्रोसिस्ट है, ये भी जर्मिनेट कर जाता है और नया फिलामेंट बना देता है, डिवीजन हो जाता है इसमें, और डिवीजन होके ये नए सेल्स इसने बना दिए और नया फिलामेंट फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार से एक तरीका है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कि हेट्रोसिस्ट जो है वो कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कम्यून में मैंने आपको बताया, ऐसे ही स्कोपिकम करके एक स्पीसीज़ है, उसमें भी ये डिवाइड करता है और एंडोस्पोर्स बना देता है। एंडोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, एंडोस्पोर मतलब अंदर बनने वाले स्पोर। तो इसमें मान लीजिए छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, और वो जो स्पोर्स बने हैं वो लिबरेट आउट हुए, और फिर बाहर निकलने के बाद वो जर्मिनेट अगर कर रहे हैं, देन इट गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। तो अगर आपको नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन पूछा जाता है तो भी आपको क्या लिखना है, तो ये पांचों लिखने पड़ेंगे आपको। कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन की ब्रेक करके किस प्रकार से कॉलोनी, नई कॉलोनी बनाती है। हॉर्मोगोनिया जो हॉर्मोगोन्स बन जाते हैं वो कैसे नई कॉलोनी बनाते हैं। रेस्टिंग स्पोर या एकाइनिट किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक्सेप्शनल कंडीशंस में हेट्रोसिस्ट किस प्रकार से नया फिलामेंट बनाता है, और किस प्रकार से हेट्रोसिस्ट ही एंडोस्पोर बनाता है, और जब एंडोस्पोर बाहर निकल जाता है तो हर एक एंडोस्पोर भी एक नया फिलामेंट बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से ये 5 तरीके हैं जिससे कि नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन होता है। आप इम्पॉर्टेंट हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताया मैंने, जैसे कि हेट्रोसिस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका डायग्राम बनाइए, और एकाइनिट के बारे में पढ़िए, और जनरल अगर आता है तो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन। तो यही है, इतना ही है नॉस्टॉक में। ये आप किताब से भी पढ़िए। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।